Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 9th history, and the name of chapter is Nazism and the rise of Hitler. सर हिटलर का कैसे जर्मनी के अंदर आना होता है, कैसे उनका वहाँ से लोग वर्ल्ड वॉर में इंटरवीन होता है और कैसे उनको जर्मनी को छोड़ना पड़ता है, वो हम सारी इस चीज़ के अंदर पढ़ने जा रहे हैं. जर्मनी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918. जर्मनी पहले वर्ल्ड वॉर में हारा था 1914 से लेकर जो 1918 तक चला था. आफ्टर द वॉर वार ओवर द मोनार्की इन जर्मनी क्विट्स. और जो जर्मनी के अंदर मोनार्की सिस्टम था, देखिए डेमोक्रेसी होता है, मोनार्की होता है, अनार्की होता है, ठीक है ना. तो जो वहाँ पे मोनार्की था कि एक आदमी के हाथ में ही सारी चीज़ें हैं, वो क्या हुआ, राजा का शासन वहाँ पे ख़त्म हुआ. द वेमियार रिपब्लिक. नेशनल असेंबली मेट एट वेमियार टू रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल असेंबली जो जर्मनी की थी वो वहाँ पे वेमियार में आके मिलती है कि भाई हम जर्मनी के लिए एक संविधान बनाएंगे. वर्किंग डेप्यूटीज वर न्यू इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और रिएस्टैग. ठीक है, डेप्यूटीज चुने गए नए जर्मन पार्लियामेंट के लिए. स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर. फेडरल स्ट्रक्चर याद रखिएगा जिसमें सेंटर और स्टेट के बीच में पावर बटी होगी. हेड ऑफ द स्टेट जनता के द्वारा चुना जाएगा. तीसरा पॉइंट फेडरल स्टेट का होता है, स्टेट का और राज्य देश का अलग संविधान होगा, हर राज्य का मतलब अलग संविधान होगा. चौथा पॉइंट फेडरल स्ट्रक्चर का जिसमें क्या होता है, ड्यूअल सिटीजनशिप होती है. पांचवा इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जैसे अमेरिका है पर इंडिया क्वासी फेडरल है. जैसे यहाँ पे तो सारे पूरे भारत में एक ही राज्य एक ही संविधान चलता है, पर अमेरिका में हर राज्य का अलग संविधान है. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. इसमें क्या होता है, जो भी 18 साल से ऊपर का है या अडल्ट है उसको वोट डालने का अधिकार होता है. ऑल अडल्ट्स हैव राइट टू वोट. और सबको अधिकार होगा जिसमें इंक्लूडिंग वुमेन्स. हमने पिछले चैप्टर में देखा था कैसे क्लर्जी वाले लोग या वो वाले जो नोबिलिटी वाले लोग थे वो पीजेंट्स को वोट डालने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर रखा जाता था. डिफेक्ट्स क्या थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय वन पार्टी. अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे इसमें हमारे इंडिया में राष्ट्रपति के इलेक्शन में होता है, तो उससे क्या होता है, एक ही पार्टी की मेजोरिटी आ जाती है, फिर दूसरे के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो रूल कर पाए या सत्ता में आ पाए. आर्टिकल 48 क्या था जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन का, गिव द प्रेसिडेंट टू इम्पोज एमरजेंसी सस्पेंड सिविल. ठीक है ना, एमरजेंसी लगाने का प्रावधान. देखिए याद रखिएगा भारत के संविधान में भी इमरजेंसी लगाने का प्रावधान जर्मनी से ही लिया गया है. इनके में आर्टिकल 48 है, हमारे में आर्टिकल 352, 356 और 360. राइट्स एंड रूल बाय डिक्रे. The Republic was not received well by its own people largely because of its had to accept the peace treaty of Versailles after Germany's defeat at the end of the World War. उसको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ट्रीटी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर में वो हार गए थे. ट्रीटी ऑफ वर्सले क्या था जो उन्हें एक्सेप्ट करना था, जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज. जो जिस पे उनका कब्जा था, जो समुद्र के किनारे कॉलोनीज थी जिस पे जर्मनी का कब्जा था, वो उनको क्या होगा, छोड़नी पड़ेंगी. और इससे दूसरा नुकसान क्या था कि उनकी 1/10 ऑफ इट्स पॉपुलेशन भी ऐसे चली जा रही थी. ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी 1/10 पॉपुलेशन इन टेरिटरीज में रहती थी ना, जैसे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया. तो अब जब ये टेरिटरीज उसको छोड़नी पड़ेगी तो उसकी 1/10 पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी. 13% ऑफ इट्स टेरिटरीज चली गई. 75% ऑफ इस आयरन के सोर्सेज चले गए और 26% ऑफ इस कोयले के सोर्स चले गए. अलाइड पावर डीमिलिटराइज्ड जर्मनी. ठीक है, जर्मनी को डीमिलिटराइज्ड कर दिया गया. पे कंपनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड लॉस्ट रिसोर्सेज रिच. और इनमें 6 बिलियन डॉलर पाउंड का क्या दिया, लगाया गया, कंपनसेशन भी इनसे लिया गया, क्योंकि इन्होंने इतने दिन इन पे राज किया, इस पे फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया पे. मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू वेमियार रिपब्लिक रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट द वर्सले. कुछ जर्मन्स के लोग ये थे कि भाई ये जो वेमियार रिपब्लिक है ना, यही रेस्पॉन्सिबल है हमारे देश की हार के लिए भी और हमारे वर्सेल्स के नुकसान के लिए भी. बहुत से जर्मन इस बात को मानते थे. द इफेक्ट ऑफ द वार. अब ये जो युद्ध हुआ था इसका प्रभाव देखिए, कोई भी युद्ध होता है तो उससे दोनों तरफ का नुकसान होता है, दोनों तरफ की इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो कम हो जाती हैं. ना देश के अंदर
इतना ज़्यादा डेवलपमेंट या रिसोर्स, क्योंकि सब तबाह हो जाते हैं, इवन लोग भी बहुत इफेक्ट होते हैं उससे। वॉर के बाद देश को रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन यूरोप बट साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। दिमागी और पैसे से भी बहुत यूरोप पे फर्क पड़ा इसका। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर यूरोप बिकम अ डेप्टर। यूरोप क्या था, उधार लेने वाला देश था, पर अब वो क्या बन गया था, एक डेप्टर, उधार देने वाला देश। The supporter of the Weimar Republic were criticized and become easy target attack in the conservative nationalist circles। उन पे अटैक होने लगे जो वेमियार के सपोर्टर थे। सोल्जर केम टू बी प्लेस्ड अबाउ सिविलियंस, और जो आर्मी वाले लोग थे उनको जो जनता है उससे ऊपर रखा जाता था जर्मनी के अंदर। एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल होनर बिकेम इम्पोर्टेंट, और जैसे टीवी पे न्यूज़पेपर के जरिए सारा दिन प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट का या मिलिट्री का चलाया जाता था, जैसे आप देख सकते हो आज के दौर में नॉर्थ कोरिया में चलाया जाता है। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जो जर्मनी में आए। द स्पार्टिसिस्ट लीग वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक एंड रिवॉल्यूशन इन रशिया। जो हमने बोल्शेविक का पढ़ा था उसी बेस पे यहाँ पे क्या हुआ, स्पार्टिस्ट लीग बनी। द स्पार्टिस्ट फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, जिसने किसकी स्थापना करी, जर्मनी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की। द वेमियार रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ द वार वर्टेन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स, और उन्होंने इस चीज को दबा दिया या तबाह कर दिया किसकी मदद से, फ्री कॉर्प्स की। 1923 में जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर कंपनसेशन, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमारे पास पैसा नहीं है कि हम दे दें ये जो हमने वॉर, फ्रांस ऑक्युपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया एट रूर, यहाँ के लिए हम पैसा दे दें, हमारे पास ऐसा पैसा नहीं बचा। टू काउंटर दिस, इसको काउंटर करने के लिए जर्मनी ने क्या किया, प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली, अंधे तौर पर, मतलब कि अंधाधुंध पेपर करेंसी। देखिए जब भी देश के अंदर मनी सप्लाई या अंधाधुंध नोट छापे जाएंगे तो उससे क्या होगा, देश के अंदर चीज़ों के रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास, सबके पास पैसा आ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स्ड, देखो वैल्यू गिर गई नोट की, एंड द प्राइस ऑफ गुड्स राइज, इन्फ्लेशन आ गया देश के अंदर। इसीलिए तो आरबीआई या कोई भी ऐसे ही नोट नहीं छाप सकता। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, अब वो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश, अमेरिका में क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में क्रैश आ जाता है, ये वॉल स्ट्रीट अमेरिका का है। 1929 में बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉल बाय हाफ, और देश की नेशनल इनकम आधे से ज़्यादा गिर जाती है। द इफेक्ट ऑफ दिस रिसेशन इन द यूएसए में तो इसका पड़ता ही, पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट पड़ता है। जर्मनी में क्या इसका प्रभाव पड़ा, ये जो वॉल स्ट्रीट में क्रैश हुआ स्टॉक एक्सचेंज का। जर्मनी रिसीव शॉर्ट टर्म लोन, जर्मनी यूएसए से शॉर्ट टर्म लोन लेता था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जर्मनी के अंदर घट गया, वर्कर्स की नौकरियां चली गई, यूथ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गए क्योंकि रोजगार नहीं था। स्मॉल बिजनेसमैन एंड सेल्फ एम्प्लॉयड सफर्ड एज देयर बिजनेस गोड, उनके बिजनेस बंद हो गए। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम विच सीम टू ऑफर नो सोल्यूशन, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका विश्वास खत्म हो गया था, क्योंकि वो कोई सोल्यूशन नहीं दे पा रहे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था उनके लिए कुछ कर नहीं रही थी। हिटलर्स राइज टू पावर, देखिए अब आते हैं सर हिटलर। आप अगर सर हिटलर के बारे में पढ़ना चाहते हैं अच्छा कि उनकी लाइफ का संघर्ष, तो उनकी एक बुक है माइन काम्फ, उसे ज़रूर पढ़िएगा, उसमें आपको पता लगेगा कि सर हिटलर ने कैसा संघर्ष किया अपनी लाइफ में। बहुत अच्छी किताब है, हमने पढ़ी है। हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया, सर हिटलर कहाँ पे बोर्न हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में, इन 1989 में। ही एक्टेड एज अ मैसेंजर कॉर्पोरल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या काम करते थे, मैसेज पहुँचाने का। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्ट, इनके फादर सिविल सर्वेंट थे, तो देखिए आप माइन को काफ पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा इनके फादर ने इनको घर से निकाल दिया था, कहा कि अपने दम पे बनो जो बनना है, क्योंकि इनके फादर को इनके ग्रैंडफादर ने घर से निकाल दिया था। इनके फादर एक सिविल सर्वेंट थे। पढ़िएगा तो बहुत अच्छी किताब है, आपको सर हिटलर के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
ही जॉइन्ड द जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो, एंड रीनेम इट्स, और उसको क्या रीनेम कर देते हैं, मतलब नाम बदल देते हैं जब अच्छी सी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ये सर हिटलर के द्वारा चेंज किया गया था। दिस लेटर केम टू बी नोन एज नाजीज पार्टी, और इसको बाद में क्या कहा जाता है, इस पार्टी का नाम बदल के क्या हो जाता है, नाजीज पार्टी। बाय द 1932 1932 तक आते आते इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, ये सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है और इसके हित में 37% वोट डलते हैं। नाजिम बिकम अ मास मूवमेंट ओनली ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन 1929 1921 इस वाले के दौरान ये वाली पार्टी बहुत ज़्यादा बढ़ी, क्योंकि अमेरिका में वॉल स्टॉक हुआ गया था, वॉल एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या हुआ था, क्रैश हो गया था उनके यहाँ पे, स्टॉक्स में चीज़ों के शेयर मार्केट में रेट गिर गए थे। इस वजह से जब 1929 में डिप्रेशन का ईयर आया पूरी दुनिया में, तो ये वाली पार्टी जर्मनी के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरी। द डिस्ट्रक्शंस ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 30 जनवरी 1933 हिटलर अचीव्ड द हाईएस्ट पोजीशन, उनको सबसे बड़ी पोजीशन मिल जाती है कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज में। हिटलर नाउ सेटअप टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, और सर हिटलर जो होते हैं वो क्या कहते हैं, वो अपने देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। द फायर डिक्रे ऑफ 28 फरवरी 1933 सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक, ये इन सब राइट्स को वो ख़त्म कर देते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे भारत के संविधान में भी है आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में, एंड असेंबली आर्टिकल 19 का पार्ट 3। अब आर्टिकल 19 को पढ़िएगा भारतीय संविधान का, उसमें 6 तरह की आज़ादी दी गई है, ये दोनों आज़ादी उसी में ही मेंशन है। कम्युनिस्ट वर हर्डली पैक्ड ऑफ टू न्यूली स्टैब्लिश कंसंट्रेशन कैंप, और क्या हुआ, उनको दूसरे इन सब जगहों पे भेज दिया गया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन, और दूसरे सारी राजनीतिक पार्टियों पे क्या किया गया, बैन लगा दिया गया। इंडिया के अंदर कितनी राजनीतिक पार्टी है, 2598। स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, और सरकार ने क्या किया, सेंसस पे डाल दिया उन लोगों को जो देश के खिलाफ या सरकार के खिलाफ बोलते थे। ये उनकी पार्टी का साइन है। रिकंस्ट्रक्शन कैसे होता है, हजलमर शचाट टुक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवर, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप देश की आर्थिक व्यवस्था को रिकवर अप करोगे। द स्टेट फंडेड प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवे, और इन सब के जरिए सुपर हाईवेज बनाए गए, और वॉक्सवैगन कार भी जब भी शुरुआत हुई थी बननी, आपने देखा होगा इंडिया में भी बिकती है ये कार। हिटलर्स रिकोपाइड द राइनलैंड इन 1936 एंड इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी इन 1938। सर हिटलर ने उस एरिया राइनलैंड के एरिया को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया और इस ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया 1938 में, 1938 में। एक्वायर्ड जर्मन स्पीकिंग सुडेंटलैंड, और इसको भी कब्जा करा अपना, जहाँ पे जर्मन बोलने वाली भाषा के लोग थे वहाँ पे उस टेरिटरी को भी अपने एयर कवर में ले लिया। हिटलर चूज वार टू रिकवर फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, और उन्होंने क्या किया कि भाई हम दूसरे देशों के साथ लड़ेंगे और उन पे कब्जा करके जो हमें नुकसान हुआ है उसको कवर अप करेंगे। बस यही गलती थी सर हिटलर की, ये वाली जो वर्ल्ड वॉर 2 उनकी वजह से हुआ। ऑन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, पोलैंड में अपना इंटरवेंशन कर देते हैं। स्टार्टेड अ वॉर विद किसके साथ, फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन सितंबर 1940 अब ये 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, 1945 तक चला था ये दूसरा वर्ल्ड वॉर। अ ट्राइपार्टिटेट पैक्ट वाज साइंड, किस किस के बीच में, ट्राइपार्टिटेट पैक्ट वो होता है जो 3 देशों के बीच में होता है, इटली, जर्मनी एंड जापान। इन जून 1941 जर्मनी अटैक्ड सोवियत यूनियन, 1941 में जर्मनी रशिया पे, मतलब जो आज का रशिया उस टाइम यूएसएसआर था उस पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। अब देखो जब वो अटैक कर रहा है, भाई इतना सा देश है, इतने बड़े देश से तो लड़ नहीं सकता। यहाँ पे क्या है, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में हमेशा से तनतनी रही है, तो सोवियत इसको जर्मनी को कौन सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका, और सोवियत यूनियन के साथ कौन खड़ा था, जापान, क्योंकि जापान की और अमेरिका की नहीं बनती। इन जून 19 तभी तो जापान के ऊपर बम गिराए थे। इन जून 1941 जर्मनी अटैक्ड सोवियत यूनियन।
जर्मनी एक्सपोज्ड थ्रू, दोनों साइड से उस पर हमला होता है। जैसे वेस्ट साइड से तो जर्मनी के ऊपर ब्रिटिशर्स हमला कर रहे जर्मनी के वेस्ट में, और ईस्ट साइड से उसके ऊपर सोवियत यूनियन वाले, क्योंकि उनकी टेरिटरी छीन रहा था ना ये ब्रिटिशर्स की, इस वजह से। और पोलैंड उस वक्त यूएसएसआर का हिस्सा था, तो बस वो कब्जा करने के चक्कर में वो लड़ाइयाँ शुरू हो गई। सोवियत आर्मी डिफीटेड जर्मनी, और सोवियत आर्मी ने जर्मनी को कहाँ पे हराया? स्टालिनग्राड पे। जापान बॉम्ब्ड द यूएस बेस, जापान ने क्या किया? जो यूएस का आर्मी बेस था पर्ल हार्बर में, वहाँ पे बमबारी कर दी। फिर यूएसए ने क्या किया? जापान के ऊपर नागासाकी एंड हिरोशिमा में न्यूक्लियर बम्स गिराए। द वार एंडेड इन, और वार ये कब खत्म हुआ? 1945 में विद हिटलर्स डिफीट, और सर हिटलर इस वॉर में हार जाते हैं। द नाजीज वर्ल्ड व्यू, अकॉर्डिंग टू नाजीज आइडियोलॉजी देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली रेशियल हायरार्की। उनके मुताबिक, नाजीज के मुताबिक, दुनिया क्या सोचती है कि भाई इन लोगों के बीच, ये लोग समाज में इक्वालिटी नहीं बनाते, ये लोग क्या करते बस रेस के ऊपर, रेस मतलब जैसे भारत का संविधान तो इस चीज को अबॉलिश करता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है भारत के संविधान का? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस विद एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इंडिया में तो ये बैन है। तो वहाँ पे क्या था कि भाई कोई भी सोसाइटी के बीच में इक्वालिटी प्रमोट नहीं करना चाहते थे, रेशियल हायरार्की बनाना चाहते थे। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस भारत में सबसे पहले पंजाब में आए थे और पिप्सू में बसे थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। आर्यंस वो होते हैं जो फियरलेस होते हैं। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, वो टॉप पे, उनको सोसाइटी में टॉप पे देखा जाता था कि ये सबसे अच्छे लोग हैं सोसाइटी में। वाइल जूइश, यहूदियों को सबसे नीचे रखा जाता था। वाइल ऑल अदर रेसेस आर बिटवीन देम, सबसे ऊपर नॉर्डिक आयरन हो गए, सबसे नीचे आर्यन हो गए, सबसे नीचे कौन हो गए? हमारे ये जूइश हो गए, और बीच में और सब लोग। न्यू टेरिटरीज, ये इसी तरह था जिस तरह मनुस्मृति में समाज सोशल ऑर्डर को बांटा गया है, उसी तरह इन्होंने भी, नाजी ने भी अपने देश के अंदर बांट दिया था। न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ नॉर्डिक आर्यंस और रेस, और नई नई जगहों पे इनके लिए रहने के लिए घर वर बनाए गए। द रेशियल उटोपिया, हिटलर डिवाइडेड एंड ऑक्युपाइड नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट पोलैंड पे अपना कब्जा कर लिया। पोल्स वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स, और जो पोलैंड के लोग थे उन्हें कहा गया कि भाई अपने घर छोड़ के जाओ, और ठीक है, और जो पढ़ने जाते थे पोलिश लोग, उनको क्या कर दिया गया? मार दिया गया। यूथ इन नाजीज जर्मनी, ऑल स्कूल्स वर क्लीन्ड एंड प्योरिफाइड, मीन्स जूइश टीचर वर डिसमिस्ड, और जूइश टीचर्स को वहां से हटा दिया गया क्योंकि अब नॉर्डिक आर्यंस पढ़ेंगे। जूइश द फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल एंड लेटर सेंट टू द गैस चैम्बर, और फिर उन्हें वहां भेज दिया गया बाद में, जो हैंडीकैप लोग थे या इस तरह से जो यहूदी। अब यहूदी मेनली इजराइल, रशिया, इन सब मुल्कों में रह रहे हैं। अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग फॉर गुड जर्मन स्टूडेंट, ठीक है। स्कूल टेक्स्ट बुक, किताबें दोबारा लिखी गई। स्कूल की रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस किया गया जो रेस के बेस पे सोसाइटी को बांटता होगा। चिल्ड्रन वर टोट टू बी लॉयल सबमिसिव हेट जूइश, और चिल्ड्रंस को क्या सिखाया जा रहा था कि भाई राज्य के प्रति समर्पित रहो, यहूदियों से नफरत करो और हिटलर की पूजा करो, जैसे इस वक्त नॉर्थ कोरिया के लीडर कर रहे हैं किम जोंग उन। 10 ईयर ओल्ड हैड टू एंटर जंगवोलिक, और जो 10 ईयर ओल्ड का होता था बच्चा उसको कहाँ जंगवोलिक में भेजा जाता था। एट 14 पे वो कहाँ जाता था? ये वहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा था उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग का, ये सब। एट 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना था, जिसको हिटलर यूथ भी कहा जाता है। दे जॉइनड द लेबर सर्विस, और जब वो 18 साल के होते थे तो वो देश में काम करने लगते थे, लेबर सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते थे। द नाजीज कल्ट ऑफ मदरहुड, अच्छा उन्होंने यहाँ औरतों के साथ भी भेदभाव किया, जैसे बॉयज वर टोट टू बी स्टील हार्टेड, मतलब कि बिल्कुल एंग्री यंग मैन वाले, लड़कों को एंग्री यंग मैन बनना है, बिल्कुल मजबूत बनना है, इमोशनल नहीं बनना है, एग्रेसिव, गुस्सेल एंड मस्कुलिन भी, और मसल्स वाला भी बनना है। गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था कि उन्हें एक अच्छी मदर बनना है और किन बच्चों को जन्म देना है? जो प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस हो उन्हें जन्म देना है, जो लड़ेंगे इस देश के लिए।
ऑल मदर्स वर नोटेड इक्वली, नॉट ट्रीटेड इक्वली, हर किसी माँ को मतलब जो भी बच्चे को जन्म देती थी वहाँ पे जर्मनी के अंदर उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। वुमेन हु बोर रेशियल अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, और जो मतलब कि नॉर्डिक आर्यंस को जन्म नहीं देती थी जो औरत, या फिर किसी और जूइश के बच्चे को जन्म दे देती, मान लो तो किसी जूइश की वाइफ है और वो उनका बेटा या बेटी होती है, तो उस औरत को फिर पनिशमेंट दी जाती थी क्योंकि उसने रेशियल अनडिजायरेबल बच्चा पैदा किया है। वुमेन हु प्रोड्यूस, ये हो चुका है। वुमेन हु डिडंट फॉलो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड, और जो इन सब कानूनों को या इस तरह की चीज़ों को नहीं मानती थी कोई भी औरत, तो उसको जनता के बीच में ले जाके सज़ा सुनाई जाती थी, मारा जाता था। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मैनी पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ नाजी, बहुत से लोग इससे प्रभावित भी थे, मतलब आकर्षित भी थे। दे बिलीव्ड, वो ये मानते थे नाजिम विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग, वो ये मानते थे जर्मनी के लोग कि भाई नाजी ही एक ऐसी पार्टी है जो इस देश के लिए इज्जत दुनिया में जो खत्म हुई है वो ला सकती है और लोगों का भला कर सकती है। एवरी जर्मन वाज नॉट नाजी, अब सारे जर्मन नाजी नहीं थे। लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन वर पैसिव ऑन लुकर, मैंने पिछले चैप्टर में एक वीडियो में एक तस्वीर दिखाई थी पैसिव लोगों की जिनको वोट डालने का अधिकार नहीं, सोसाइटी से बाहर रखा जाता है, ये सब देखिएगा आप उस वीडियो को, उसमें दिख जाएगा आपको। The art of propaganda, mass killing were termed special treatment, finally solution, euthanasia, selection and disinfection, ये सब जो चीज़ें हुई जर्मनी के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। नाजी आइडिया वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेज, और किस तरह जैसे अखबारों में, स्कूल के किताबों में, होर्डिंग्स में, सब जगह प्रोपेगेंडा मैसेजेस फैलाए गए। जिस तरह आज आप नॉर्थ कोरिया करते हैं, स्कूल के अंदर प्रोपेगेंडा मैसेज फैलाए जाते हैं, न्यूज़ चैनल पर बस सरकार की वो दिखाई जाती है उपलब्धियां या जो भी उनका लीडर कर रहे हैं, पर ये सब चीज़ें इस सब के जरिए फैलाया गया। इन पोस्टर्स एनिमीज ऑफ जर्मन सच एज जूइश वर शोन एज एविल, और जूइश को क्या दिखाया गया, यहूदियों को दुश्मन। जैसे नॉर्थ कोरिया अपने पोस्टर्स में किसको दिखाता है, अपना दुश्मन, अमेरिका को। द होलोकॉस्ट, Jewish collected and preserved document, wrote diaries, keep notebook and created archive which are called the Holocaust, उन्होंने अपनी पुरानी ये सब चीज़ों को इकट्ठा किया और फिर इसको क्या बोलते हैं, होलोकॉस्ट। Jewish wanted the world, Jewish क्या चाहते थे, यहूदी क्या चाहते थे कि दुनिया ये याद रखे the atrocities and suffering जो यहूदियों ने झेली है, जो ड्यूरिंग द, जब नाजीज उनके ऊपर डोमिनेट कर लेते, जो यहूदियों का संघर्ष था वो दुनिया याद रखे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें इकट्ठी करी थी। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो इस चैप्टर का ये PDF फाइल होगा नोट्स का, इन्हीं का जो हमने पढ़ा है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद गाइज।